जाति खेतों में पैदा नहीं हुई, घर के अंदर बाहर रखे गमलों में नहीं खिली कभी, किसी पेड़ के फल से भी पल्लवित नहीं हुई, न ही किसी कारखाने में निर्मित हुई। यह बनी है तुम्हारे ही बोए बबूल के कांटों की नोक पर बाभन, तुम्हारे ही स्वार्थपूर्ति के लिए या हरदम मुझे दंश मारती है। तुम नहीं काटोगे अपने बोए बबूल, मुझे ही डालना होगा मट्ठा तुम्हारी और इसकी जड़ों में। मैं बहुत सम्मान के साथ असंभव शुक्रिया। आदरणीय महाश्वेता देवी जी के जन्मशती अवसर पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर आसीन दलित साहित्य के अध्येता और देश की विभिन्न भाषाओं में रचे गए दलित साहित्य को हिंदी में लाने का जिन्हें श्रेय जाता है, आदरणीय प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी, मंच पर आसीन वरिष्ठ कवि आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी, सत्र का संचालन कर रहे आदरणीय किंसन सिंह पटेल जी, सभागार में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकारगण, सुधी श्रोताओं, शोधार्थी, इस गरिमापूर्ण आयोजन में मैं अपनी बात दलित कविता में स्थिर स्वर पर रखूंगा, जो विषय मुझे दिया गया था। दरअसल कविता में लिखता हूँ और बोलना या भाषण देने का काम मैंने कभी किया नहीं, तो मैं लिख करके लाया हूँ, उसे पढ़ूंगा और बीच बीच में कोई बात होगी तो अपनी वो भी कहूँगा। तो जातिगत शोषण और अपमान का जो दंश है वह दलित पुरुष और स्त्री दोनों के जीवन का एक कटु सत्य है। इस शोषण और अपमान से मुक्त होने की जो कामना है, पिछली शताब्दी में दलित समाज ने अपने अस्तित्व की तलाश में अपने वजूद को पुनर्स्थापित करने के लिए महात्मा बुद्ध, महात्मा फूले के विचारों को आत्मसात करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो राजनीतिक सामाजिक आंदोलन हुए, जो चलाए गए, जिसने दलितों में चेतना का प्रादुर्भाव किया। अस्मिता के लिए किया गया संघर्ष जब आंदोलन का स्वरूप ले लेता है तो वह अपनी आवाज को व्यापकता प्रदान करता है और परिवर्तनकामी साहित्य का सृजन करता है। इसी चेतना ने दलितों को अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित किया और वे साहित्य लेखन की दुनिया में अपनी अनगढ़ रचनाओं के साथ प्रवेश किया। इन रचनाओं में उनकी अपनी भाषा, अपना शिल्प और अपना ही कथ्य परिलक्षित हुआ, जिसे साहित्य के परंपरागत मापदंडों पर परखा नहीं जा सकता। इस तरह भारतीय साहित्य में सदियों से शोषित, दमित और प्रताड़ित समाज के लोगों ने अपनी व्यथा और उत्पीड़न को कविता और कथा के माध्यम से साहित्य के अन्य विधाओं के साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के सामने रखा, पुरजोर तरीके से रखा। कालांतर में यही साहित्य अम्बेडकरी साहित्य और बाद में दलित साहित्य के नाम से जाना गया। यह भी एक कटु सत्य है कि मराठी साहित्य में यह बात जिस तेजी से स्वीकार हुआ, उतनी ही असहजता हिंदी पट्टी में इसे स्वीकार करने में हुई। दलित लेखक, जिनमें स्त्रियां भी शामिल हैं, साहित्य के हर विधा में अपने समाज एवं स्वयं के ऊपर बहुसंख्यकों द्वारा किए गए उत्पीड़न को शब्दों के माध्यम से देश दुनिया के सामने प्रतिरोध, विरोध, नकार के स्वर में रख रही हैं। साहित्य की कविता और आत्मकथा विधा में जितने मुखर दलित चिंतक हुए हैं, दलित लेखक हुए हैं, उतने मुखर वे साहित्य की अन्य विधा में कम ही हो पाए हैं। और इसके पीछे मुझे महत्वपूर्ण कुछ कारण दिखाई देते हैं। जीवन के कटु अनुभवों को सिलसिलेवार आत्मकथा में रखकर समग्र समाज जो अछूतों के बारे में, सिवाय इसके कि वे अछूत है, गंदे कहे जाने वाले रोजगारों में संलग्न है, उन्हें छूने की मनाही है, ये सिर्फ गुलामी के लिए पैदा हुए हैं, आदि के अलावा कुछ नहीं जानता।
उसके सामने इन जीवन संघर्षों को आत्मकथ्य के रूप में रखना और अपनी अगली पीढ़ी को इन संघर्षों से उबार कर एक नया रास्ता दिखाने का लक्ष्य भी एक दलित आत्मकथाकार के सम्मुख रहता है। इसके अतिरिक्त एक दलित कवि, वह चाहे पुरुष हो या स्त्री, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने के सामर्थ्य में जितना सहज कविता में खुद को पाता है, उतना अन्य विधा में वह नहीं पाता। इसलिए कविता सर्वाधिक लिखी जा रही है। मैं अपने वक्तव्य को दलित स्त्री कविता पर सीमित केंद्रित रखना चाहूँगा और एक प्रयास करूँगा कि अपनी बात आपके सम्मुख रखूँ, देश की विभिन्न भाषाओं को लेकर और हिंदी को उसके साथ। दलित कविता में स्त्री का प्रवेश काफी विलंब से हुआ और उसी तरह जिस प्रकार से सवर्ण स्त्री ने कविता लेखन देर से किया, वैसा ही दलित स्त्रियों के साथ हुआ है। दलित स्त्रियों के साथ दूसरा जो एक जो कारण महत्वपूर्ण दिखाई देता है, वो है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का प्रसार दलित स्त्रियों में बहुत विलंब से हुआ। हिंदी प्रदेशों में तो लगभग आजादी के बाद, वो भी 60वें दशक की से आप इसे कह सकते हैं कि स्त्रियों में शिक्षा का जो जोर था या स्त्री शिक्षा की ओर जो ध्यान देना था, वह हो पाया। उसके पहले स्त्रियों की शिक्षा के बारे में कभी दलित परिवार में सोचा ही नहीं, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता थी वो बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लेने की और सीधा कहीं ना कहीं काम, जीवन यापन के लिए रोजगार में लगाने की रही है। तो कहने का आशय मेरा ये था कि बच्चों को भी अगर थोड़ा बहुत परिवार पढ़ा सक रहा है, तो बच्चों को, तो मैं अपने लड़कों को, पुरुषों को पढ़ाने की दिशा में उसने ज्यादा सोचा, लड़कियों के लिए नहीं सोचा। पहली दूसरी क्लास में पढ़ ली तो बहुत पढ़ ली और उसको बंद करा दिया और साथ में माँ के साथ काम पे जाना शुरू कर दिया, ताकि 2 पैसा कमाए और परिवार का पालन पोषण कर सके। दलित बच्चों में जो इस प्रकार का लिंग भेद था कि पुरुष को प्राथमिकता देनी है और स्त्री को नहीं देनी है, यह लगातार रहा। और जब महिलाएं थोड़ी बहुत पढ़ ली तो उन्होंने अपनी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मुझे यही कारण लगता है कि कम शिक्षा के कारण या शिक्षा आपने नहीं दी तो दलित जो स्त्री है उसका स्वर काफी क्षीण रहा। शुरुआत में वो उतना प्रभावी नहीं हो पाई। नारीवाद के जो प्रचलित मापदंड है उसमें मैं दलित स्त्रियों की स्थिति थोड़ी भिन्न पाता हूँ। दरअसल हमारा जो नारीवाद है वो पितृसत्ता और लैंगिक असमानता की बात करता है, वहीं दलित स्त्रियों के सामने पितृसत्ता है, बहुत प्रगाढ़ है। सामान्य स्त्रियों की तुलना में दलित स्त्रियों के सामने पितृसत्ता काफी मजबूती के साथ खड़ी है। लैंगिक असमानता के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव भी उनके साथ है, लेकिन इन दोनों चीजों के साथ साथ उसके साथ जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो एक अलग ही उसे मुकाम देता है और ये एक बहुत विराट रूप लेता है। और इसके आधार पर उसका जो उत्पीड़न होता है वह काफी मात्रा में है और उनके जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है उससे वो उसे वंचित कर देता है। मैं स्मृतिशेष ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। वे कहते हैं कि दलित स्त्री दलितों में भी दलित है, इसके लिए व्यवस्था जनित परंपरावादी सोच उत्तरदायी है, जो स्त्री को दूसरे दर्जे का नागरिक ही नहीं, पांव की जूती भी समझती है। अतः यह कहना उचित है कि सामान्य स्त्री की तुलना में दलित स्त्रियों का तिहरा शोषण, सामाजिक अत्याचार और उत्पीड़न है और यही भेद एक सामान्य स्त्री लेखिका की रचनाओं से तुलना करने पर एक दलित लेखिका की रचनाओं में हुई अभिव्यक्ति में प्रमुखता से दिखाई देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध के सिद्धांत दलित साहित्य के प्राण हैं। इनके विचारों पर अम्बेडकरवादी वैचारिकी का निर्माण हुआ है। इस वैचारिकी ने दलित स्त्री में सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक चेतना का संचार किया और उन्हें साहित्य में अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित किया।
अतः कहा जा सकता है कि आधुनिक दलित साहित्य बुद्ध, फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर आधारित है। इसलिए जब हम कविता में दलित स्त्री के स्वर पर चर्चा करते हैं तो दलित स्त्रियों द्वारा रचे गए काव्य डॉक्टर अम्बेडकर के स्त्री विषयक विचारों के साथ तुलना करके देखना होगा तथा संपूर्ण दलित साहित्य की भांति इसे भी अम्बेडकरवादी सिद्धांत के तर्क की कसौटी पर कसना होगा। दलित कवियों को कविता की प्रेरणा आज से लगभग 600 साल पूर्व हुए संत कवियों से मिलती है, जिनमें से अधिकतर संत कवि शुद्ध समाज से आए हैं। इनमें प्रमुख कबीर, दादू, वेदास आदि को लिया जाता है और इनके योगदान को आप हम सब जानते हैं, जो उस समय की लोक भाषा में थी। जनसामान्य के संबंध में उन्होंने प्रस्तुत अपनी बात की और रचनाएं को कालजयी। इस दौर में कश्मीरी कविता की जनक ललदेह, मराठी की जनाबाई, बंगला की रामी आदि ने उस समय के समाज में व्याप्त भेदभाव एवं छुआछूत को लेकर कविताओं के माध्यम से अपनी बात कही। इन संत कवियों ने देश में व्याप्त सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता पर लगातार चोट की। दलित कवि स्त्रियां इन संत कवियों के साथ ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फूले, पंडिता रमाबाई, रुक्माबाई जैसे प्रगतिशील स्त्रियों को अपने नायिका के रूप में देखती हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करती है। दलित महिला आंदोलन को बुद्धकाल से भी जोड़ा जाता है। उस दौर में थेरियों में सुमंगला और पूर्णिमा दासी की कविताओं में नारीवाद की सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। वर्तमान में देश की सभी प्रमुख भाषाओं में दलित स्त्रियां लेखनरत हैं। इन कवियत्रियों की रचनाओं में दलित नारी की मुक्ति की कामना ही कविता का मुख्य स्वर है, जो प्रतिरोध की संस्कृति को व्यापक स्वरूप प्रदान करता है तथा उनकी आवाज एक पूरे वर्ग की आवाज बनकर संपूर्ण वर्ग के लिए न्याय, समता और समता की मांग को प्रतिबिंबित करती है। दलित कविता में स्त्री स्वर दलित समाज की महिलाओं के तिहरे शोषण और उनके जीवन संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के स्वरूप मैं देश की कुछ प्रमुख भाषाओं में स्त्री कवियों की कविताएं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, जो दलित चेतना से परिपूर्ण है। इन कविताओं में मराठी भाषा में लिखी रचनाएं अम्बेडकरवादी आंदोलन की नींव से उपजी है। मराठी की प्रमुख दलित कवि जो है वो हीरा बनसोड़े। उनकी कविता में आप स्त्री के दुखों को समझ सकते हैं। एवं कविता है यशोधरा। तो सिद्धार्थ के जो ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध हो जाने के बाद जनमानस को उन्होंने जो ज्ञान रूपी प्रकाश दिया, उसका वो हवाला देते हुए यशोधरा को युवावस्था में सिद्धार्थ के चले जाने से उसके जीवन में व्याप्त अंधेरा था, उसके उन बिंबों का प्रयोग करते हुए कविता लिखी है। कहती है, यशोधरे तू एक जन्म व्याकुल दुख सपना, यशोधरे तू एक जन्म व्याकुल दुख सपना, तुम्हारी तरफ देखने का निर्लज साहस होता नहीं। बुद्ध के प्रकाश से हमें मिला ज्ञान, लेकिन मात्र अंधकार ही मिला तुम्हें। जिंदगी काली नीली होने तक चिन्ह जीकर बची राख हुई। यशोधरे तुम्हारा तेजस्वी लेकिन विफल इतिहास देखते हुए संवेदित आकाश शरण आता है और आंसू बहाती है व्यथित चांदनी, तुम्हारा अप्रतिम विरही रामायण। यशोधरा के दुखों और जीवन का ऐसा स्वयं को जो ज्ञान मार्ग प्राप्त होने के बावजूद भरी जवानी में एकाकीपन गुजारने वाली स्त्री के संबोधित करने में लज्जा और शर्म आने की बात की स्वीकार करने की जो एक दलित स्त्री ही कर सकती है, स्वीकारोक्ति वही दे सकती है। मराठी में दया पवार एक काफी माना हुआ नाम है। उन्होंने मराठी के सशक्त हस्ताक्षरों में गिना जाता है। उन्हीं की सुपुत्री प्रज्ञा दया पवार, वह भी रचनाशील है। उनके साथ मराठी में उषा मोहरे, उर्मिला पवार, कुसुम गांगुर्डे, ऐसे कई नाम हैं जो लगातार स्त्री कवि के रूप में सजनरत थे। बाबा साहब की प्रत्येक पीढ़ी, दलितों की हर एक पीढ़ी कृतज्ञ, वह कभी उड़ीण नहीं हो सकती। बाबा साहब ने ही दलितों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सिखाया और सिर ऊंचा रखकर जीने की प्रेरणा दी।
दलितों को शिक्षा रूपी महामंत्र दिया। उन्होंने नारी उत्थान के लिए जो कहा उसे अवसर मिलने पर पूरा भी किया। अर्थात नारी उत्थान के अनेक काम किए। संविधान में पुरुष के समान हर मामले में बराबरी का अधिकार हो, या हिंदू कोड बिल, ऐसे कई कार्य हैं। यहाँ आज गिनाने की मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता। और मलयालम की एक कवियत्री को उद्धृत करना चाहूंगा जिसने बाबा साहब के प्रति अपनी कविता में लिखा है। वो कवियत्री है मैगली कुन्नुस। अम्बेडकर ने राह दिखाई कविता का शीर्षक है। वो कहती है, अज्ञात थे हम भगवान के दर्शन से, अज्ञात थे हम अपने ही अधिकारों से, न था पता हमें अपनी अस्मिता का, न था पता हमें अपने ही वजूद का, भटक रहे थे हम सालों से, खोज रहे थे हम कई राह कई सालों से, बिता रहे थे जीवन पशुओं से, झेल रहे थे पीड़ा पाशुपता का, पढ़ना मुश्किल, चलना मुश्किल, आम रास्ते से गुजरना मुश्किल, हमारा था जीवन गया बीता, महाराष्ट्र से सूरज निकला, सिखा दिया शिक्षा है अनमोल रतन, अम्बेडकर है नाम उनका। यहाँ बाबा साहब के प्रति जो कृतज्ञता का भाव समाहित है, यह मलयालम की कवियत्री उस धरती से आती है जहां पर शूद्र स्त्रियों को अपने स्तन ढकने के लिए कर देना पड़ता था। आम रास्तों पर चलने के लिए भी उनका जीवन दुभर था, वो चल नहीं पाती थी। उसको लेकर के उस काफी पहले आंदोलन भी हुए। तो अंबेडकर जो है दलितों के शोषण की मुक्ति के लिए एक मसीहा बन करके आते हैं और एक सूर्य की तरह चमकते हुए आते हैं। उन्होंने अच्युत होने का जो दर्द भोगा, जो यातना सही, उस यातना से जो उनको दर्द उपजा, इस अनुभव ने उन्हें दलित समाज को तारने की दिशा में अपनी पूरी जिंदगी भर काम करने का प्रेरित किया। जब तक जातिगत व्यवस्था का खात्मा नहीं होता तब तक छुआछूत खत्म नहीं होगी, न ही दलितों पर होने वाला अत्याचार खत्म होने के आसार दिखाई देते हैं। भारतीय समाज का सबसे घृणित रूप है जाति, जिसमें हर जाति के नीचे कोई न कोई जाति है। और यह हर जो 6000 जातियां हैं, उन सब जातियों में कोई न कोई हर एक हायरार्की में ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है। तो जाति नष्ट होने का जो स्थायी समाधान है वह जाति समाप्ति में ही है, जाति नष्ट होने में। तेलुगु साहित्य में स्त्रियों ने काफी रचनाएं की है। आदरणीय बजरंग जी ने चल्लापल्ली रामास्वामी का उल्लेख भी किया। मैं उनकी कविता गोरैया की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा। तो वो किस प्रकार से गोरैया का लेकर के अपनी बात को कहती है। मैं कंटीली झाड़ियों में फंसकर तड़पने वाली गोरैया, किसी भी तरु हिलूं कांटे चुभेंगे मुझे ही। ये आज के कांटे नहीं है, पीढ़ियों से मेरे इर्द गिर्द फैलाई गुलामी की जंजीरें। इसी तरह तेलुगु की एक और कवियत्री है जी विजयलक्ष्मी, जिनकी कविता आकाश को मैं उद्धृत कर रहा हूँ। वो उस कविता में अपनी व्यथा को इस तरह दर्ज करती है। आंखें जब खोली आंसू ही आंखों में भर लिए थे, माँ माँ कहने के बदले मैं मालकिन मालकिन कहकर रोई थी, बस सपने में ही पेट भर खाया जाती ही मेरा वर्ण। यह कविता एक दलित स्त्री की आत्मकथा भी कही जा सकती है कि किस तरह उसने अपने जीवन यापन के लिए वो संघर्ष करती है, कैसा किस तरह उसका शोषण होता है, और शोषक जो व्यक्ति है वही न्याय दिलाने वाली पंचायत में मुखिया के रूप में अपनी बात रखता है और राजनीति करता है। उस पीड़िता को वहां पर भी न्याय नहीं मिलता, और बलात्कारी की पत्नी, जो बलात्कार जो करता है उसकी पत्नी उसको एक हरा नोट देती है, और उसके पीड़ित दलित स्त्री के साथ में किसी प्रकार की उसके साथ संवेदना नहीं होती, कोई उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं होता, एक नोट सामने दे देती उसे, तुम ये पैसा। तो दलित स्त्रियों की कविताएं आप विभिन्न भाषाओं में पाते हैं। मैंने तेलुगु और मराठी की बात कही, कन्नड़ में भी लिखा गया है। तो कन्नड़ की एक बहुत सुकृत रानी की एक प्रमुख दलित कवित्री है, उनकी एक कविता विदुथ लेन
की बता गई कि कुछ पंक्तियां हैं जो देखिए। मेरी योनि में गाड़े गए खंबे के शीर्ष पर हमारी स्वतंत्रता का झंडा रक्त के रंग में रंगा हुआ फहराए। वो इस अपनी बात को किस तरीके से उन्होंने इसमें रखा है, इस संक्षिप्त लाइनों में आपके सामने रखी है कि उसके साथ जो अत्याचार हुआ उस अत्याचार के विरोध में किस प्रकार से वो खड़ी होगी। इसमें उसकी एक उसकी महत्वाकांक्षा और एक या जिजीविषा परिलक्षित होती है। गुजराती के बारे में हम सब जानते हैं कि वो धर्म का या कह लीजिए कि वर्ण व्यवस्था का एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। वहां से भी दलित कविता निकली है और स्त्री कवियां भी कवियत्रियां सक्रिय रही। ज़्यादा नाम उन्माद नहीं आते, लेकिन प्रियंका कल्पित का नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने परिपाक नाम की एक कविता जो लिखी है, जो वो अपने पूर्वजों के शोषण को अभिव्यक्त करती है। तो गुजरात से ज़्यादातर लोग गुजरात और राजस्थान के हिस्से से जो माइग्रेट किए हैं, उससे लगे हुए, उनको दलितों को वो ढेड़ जाति के नाम से पुकारते रहे और संबोधित करते हैं। और गले में हांडी और झाड़ू का हम जो पढ़ते हैं वो गुजरात से ही शुरू हुआ था। वहाँ जाति काफ़ी सशक्त रूप से रही है, धर्म भी उसी हिसाब से आज भी वो प्रयोगशाला के रूप में बना हुआ हर सारी चीज़ें वहाँ चलती हैं। तो ये जो प्रियंका कल्पित है, ये अपनी बात कहती है, हमारे पूर्वजों ने पसीना बोया था, बदले में हमने पाई गुलामी की फसल। जितना भी सहन किया, बढ़ते गए उतने ही पीठ पर घाव, उसकी काली जलन जुगनू बनकर कभी चमक जाती है और मन की क्षितिज दो घड़ी के लिए हो उठती है लाल। वह कविताओं में अपनी पीड़ा को किस प्रकार से दलित स्त्री कवियां बखान करती हैं, वो लिखती हैं, वो जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वो किस प्रकार कैसे कहते कि हमारा तिगड़ा शोषण है। पितृसत्ता सब जगह है, लेकिन जितनी दृढ़ता के साथ, जितनी मजबूती के साथ दलितों में है, वहाँ दूसरे समाज में दिखाई नहीं देती। तो दलित समाज पितृसत्ता से मुक्त नहीं है, उसे सामान्य स्त्रियों की तुलना में काफी ज्यादा इसका सामना करना पड़ता है। तो वो शिक्षित होने के लिए भी अपने संपूर्ण समाज को आह्वान करने लगी है। और ऐसे ही बांग्ला की मंजूबाला की कविता अगर आप देखेंगे तो अछूत के बारे में वो कहती, वो आह्वान करती है अछूतों को, अछूतों गीत गाओ, नाभि से सुर उठाओ, अधिकार का सुर, काली रात के अवसान पर रक्तिम आभा लाओ, ठंड से थरथराते मन के ताप से उष्ण करो, आकाश में नारे लगाओ, ऐसा कि भ्रूण से उठाए गरजता हुआ क्रांति मानव। हिंदी में काफी दलित स्त्री कवि सक्रिय है और वे लगातार रचनाशील है। उनकी रचनाओं में भी नारी मुक्ति की कामना का मुख्य स्वर है और वह प्रतिरोध की संस्कृति को व्यापकता भी प्रदान करती है। आज अभी भी सृजनरत लगातार सुशीला टागोरे की एक रचना विद्रोहिणी की कुछ पंक्तियां आप देखिएगा। माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा, परिवेश ने लंगड़ा बना दिया, चलती रही निश्चित परिपाटी पर बैसाखियों के सहारे, कितने पड़ाव आए। आज जीवन के पड़ाव पर बैसाखियां चरमराती है, अधिक बोझ से अकुला कर विस्मृत मन हुकारता है। बैसाखियां तो निश्चित रूप से हिंदी दलित साहित्य में उत्पीड़न की अभिव्यक्ति न केवल पुरुषों ने अपनी रचनाओं में व्यक्त की, अपितु महिला लेखकों ने एक स्त्री होने और वो भी दलित स्त्री होने की दोहरी तकलीफ को भोगा और इसे अपनी रचनाओं में प्रमुखता से साबित भी किया। हिंदी की दूसरी सशक्त महिला हस्ताक्षर के रूप में कावेरी को हम पाते हैं और वह आज भी सृजनशील है। उनकी रचनाओं में जातिगत उत्पीड़न
अनुभव और भेदभाव के साथ जो दलित नारी की पीड़ा है वो बखूबी अभिव्यक्त होती है और वो पितृसत्ता को ललकारती भी है। अब जो दलित समाज में पितृसत्ता व्याप्त है वो उसे ललकारते हुए कहती भी है, ये पुरुष उसकी कविता प्रेरणा कविता की ये अंश है। पुरुष ये पुरुष कान खोल सुन ले, पुरुष ये पुरुष कान खोल सुन ले, मैंने चाहा था तुम ऊंचा उठो, मैंने चाहा था तुम ऊंचा उठो, क्षितिज के पार एक और दुनिया की खोज करो, किंतु तू काहे को मानेगा रे। इस प्रकार की जो पितृसत्ता की कुछ चुनौती देने वाली कविताएं भी है दलित साहित्य में रची जा रही है स्त्री स्वर के रूप में। ये सही बात है कि बहुत कम स्त्रियां सक्रिय हैं और भी आवश्यकता है कि अधिक से अधिक सक्रियता हो। विभिन्न भाषाओं में भी लिखी गई, लेकिन हिंदी में अनुवाद बहुत कम मिले हैं और हिंदी में इन पे काम बहुत कम हुआ है। मैं रजनी तिलक की कुछ बातें कुछ कविता, रजनी तिलक भी एक हमारे बीच में नहीं है, स्मृतिशेष है। उनकी कविता पदचार काफ़ी लोकप्रिय रही है, उसमें से कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूँगा। सफेद पोशी में ढकते ढापते हम मुर्दा हो चले हैं। खाक होना है एक दिन सबको, खाक होना है एक दिन सबको, फिर आज ही लड़कर खाक क्यों नहीं होते। इस तरह दलित स्त्रियों के जो रचनाएं हैं देश की विभिन्न भाषाओं में रची गई हैं और भगवान बुद्ध चारवाक के सिद्धांतों पर जीवन व्यापन करने वाले समाज और पेशागत जाति व्यवस्था से होते हुए वर्ण व्यवस्था का घिनौना रूप लेकर के जो समाज का बहुसंख्यक तबके को नारकी जीवन जीने के लिए बाध्य करने वाले या नारकी जीवन जीने वाले समाज के उत्पीड़न और शोषण की अभिव्यक्ति इसकी कवियों ने की है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस तथाकथित सभ्य समाज में जब तक वर्ण व्यवस्था, यथास्थितिवाद, ब्राह्मणवाद पल्लवित होते रहेंगे, तब तक दलित साहित्यकार अपने आक्रोश, उत्पीड़न को पुरजोर तरीके से अभिव्यक्त करते रहेंगे और स्त्री रचनाकार इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी रचनाओं के माध्यम से भाग लेती रहेंगी ताकि प्रतिक्रांति अवश्य हो। मुझे अवसर देने के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय मामला की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।